वेलकम गाइस। आज का हमारा लेक्चर है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का। ओके, तो आज हम जानेंगे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होता है। और मैं टॉपिक लिखा देता हूँ, उसके बाद एक एक करके हम टर्म्स को डिस्क्राइब करते हैं। आज का हमारा टॉपिक का नाम है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ठीक है, अब ये साइटोप्लाज्मा से बना है क्या? साइटोप्लाज्मिक। साइटोप्लाज्मा कहाँ होता है? साइटोप्लाज्मा आपका सेल में होता है। ये सबको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। साइटोप्लाज्मा कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल के अंदर। ये एक अगर सेल है, ठीक है, और इस सेल में जितने भी लिक्विड आपके मटेरियल्स होते हैं अदर देन न्यूक्लियस, वो सारे क्या होते हैं? साइटोप्लाज्मा कहलाता है। और साइटोप्लाज्मा में ही आपका क्या होते हैं? सारे जितने भी गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो सब साइटोप्लाज्मा में एक तैरता हुआ रूप होता है। ठीक है, वो आपके साइटोप्लाज्मा ये है आपका लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर कहलाता है। और इसी को यही साइटोप्लाज्मा जब गोल्जी बॉडी के अंदर या फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है तो उसको मैट्रिक्स कह देते हैं। क्या कहते हैं उसको? मैट्रिक्स कह देते हैं। मैट्रिक्स और साइटोप्लाज्मा एक ही है, बस फर्क है लोकेशन का। ठीक है, अब हम जानते हैं कि साइटोप्लाज्मा से बना है साइटोप्लाज्मिक। और हमको ये भी पता होना चाहिए कि सेल में 3 प्लेस पे क्या होता है आपका? डीएनए होता है। डीएनए दैट मीन्स डाई न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो ये 3 जगह कहाँ कहाँ है? पहला तो है एमटी, जिसको हम शॉर्ट में एमटी को मतलब लॉन्ग फॉर्म में इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। और सीपी साइटोप्लाज्म। और इसके बाद आपका जो है न्यूक्लियस, ज़्यादातर केसेस में कहाँ पाया जाता है? आपका न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है। ठीक है, तो ये 3 स्थान पर डीएनए पाया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि साइटोप्लाज्मा में भी डीएनए होता है। तो वही जो डीएनए है उसी की हेरा फेरी या उसी का स्टडी हम कर रहे हैं कि साइटोप्लाज्मा में जो डीएनए होता है वो क्या काम करता है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्मा में जो डीएनए होता है वो भी इनहेरिटेंस का काम करता है। जब हम इनहेरिटेंस वर्ड सुनते हैं तो हमको मेंडल्स लॉ का याद आता है लेक्चर। ठीक है, तो मेंडल्स लॉ के लेक्चर में उन्होंने इनहेरिटेंस के बारे में काफ़ी कुछ रूल्स जो है उसको उन्होंने दिया था, अपना कॉन्सेप्ट रखा था उन्होंने। तो ये जो इनहेरिटेंस है ये होता क्या है? इनहेरिटेंस का मतलब जब पीढ़ी दर पीढ़ी जो कैरेक्टर्स होते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं या जीन होते हैं, वो ट्रांसफर होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। वो क्या कहलाता है? आपका इनहेरिटेंस कहलाता है। अब ये कैरेक्टर्स आपको मालूम है, माता पिता से जो भी कैरेक्टर्स आता है ना, वो सब कैरेक्टर जो है संतान में जाता है, थोड़ा ना थोड़ा मात्रा में जाता है। ये होना चाहिए आपको इनहेरिटेंस का परिभाषा, अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझे। अब हम देखें तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को समझने के लिए हमको ये समझना है कि ज़्यादातर जितने भी कैरेक्टर्स आते हैं, है ना, जितने भी कैरेक्टर है, फ्लावर कलर हो गया, प्लांट में हो गया, एनिमल्स में हो गया, और जिसमें डीएनए पाया जाता है वहाँ पर जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो ट्रांसफ़र होते हैं, वो ज़्यादातर न्यूक्लियर जीन के वजह से होता है। मतलब गवर्निंग बाय द न्यूक्लियस जीन ही रिस्पॉन्सिबल होता है ज़्यादातर कैरेक्टर के लिए। लेकिन कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जिसको गवर्न क्या करता है? साइटोप्लाज्म जीन गवर्न करता है। जो मैं यहाँ का डीएनए बता रहा हूँ, साइटोप्लाज्म में जो डीएनए होता है वही डीएनए क्या करता है? कुछ कैरेक्टर को गवर्न करता है। तो उसी के बारे में हम कंप्लीट बात करेंगे। और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को हम और भी क्या नाम से जानते हैं? इसके अदर नेम क्या है? और ये एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार। देखो, इसको पहला तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस भी कहते हैं। ठीक है, और इसको दूसरा नाम भी दिया जाता है यूनिपेरेंटल। यूनिपेरेंटल का मतलब क्या होता है? यूनि का मतलब सिंगल और पेरेंटल का मतलब उनके पेरेंट। तो सिंगल पेरेंट से जो कैरेक्टर आता है उसको हम क्या कहते हैं? ये यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस कहते हैं। फिर तीसरा नाम आता है, इसी को हम क्या कह देते हैं? इसी को हम और भी नाम से जानते हैं, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। नॉन मेंडेलियन, ये आपने वर्ड्स जो है कई बार अगर एग्जाम दिलाए होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि ये सारे वर्ड्स जो है जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग के सब्जेक्ट्स में आते हैं।
ज़्यादातर पूछा जाता है। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस में इसके नाम से भी क्वेश्चन आता है। इसको 4-5 नाम से जाना जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हूँ, इसको नॉन मेंडियल इनहेरिटेंस, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल के जगह में आप एक्स्ट्रा न्यूक्लियर भी लगा सकते हो, ठीक है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस भी इसी को कहते हैं। तो ये तो रहा आपका अदर नाम, ठीक है। अब एक आता है आपका प्लास्टिड इनहेरिटेंस, ये भी इसी से रिलेटेड है। प्लास्टिड इनहेरिटेंस क्या होता है भाई? अब ये प्लास्टिड इनहेरिटेंस, प्लास्टिड किसको कहते हैं? सबसे पहला आप समझने वाली बात ये है कि प्लास्टिड किसको कहते हैं। प्लास्टिड जो है, जो प्लांट का सेल होता है, प्लांट सेल, इसमें जो आपका साइटोप्लाज्म पाया जाता है, ठीक है, तो इसको क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं, क्योंकि प्लांट में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट को वो क्या काम करता है? फूड मटेरियल को स्टोर रखने का काम करता है। तो क्लोरोप्लास्ट जो प्लांट में प्रेजेंट होता है उसी को हम क्लोरोप्लास्ट को प्लास्टिड भी कह देते हैं। और प्लास्टिड इनहेरिटेंस जो है प्लांट के केस में होता है। प्लांट के केस में क्या होता है कि जब मतलब साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस आता है या फिर मैटरनल इफेक्ट आता है, एक और वर्ड आता है इसमें, इसी में एक वर्ड आता है मैटरनल इफेक्ट। इसको भी अब चलते चलते समझ लीजिए। मैटरनल इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। मैटरनल इफेक्ट का मतलब होता है जो फीमेल से आया हुआ कैरेक्टर होता है, उस कैरेक्टर के जाना और उस कैरेक्टर को शो होना, एक्सप्रेशन होना, उस फिनोमिना को हम क्या कह देते हैं? मैटरनल इफेक्ट कह देते हैं। मैटरनल इफेक्ट क्या होता है कि F1 जनरेशन में जब कोई क्या होता है, दो पेरेंट्स से हम क्रॉस करवा के F1 बनाते हैं, तो F1 जब बनता है तो उस F1 का जो कैरेक्टर होता है वो ज़्यादातर फीमेल से आता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है F1 में ना दिख करके वो F2 में दिख जाता है, कभी कभी F3 में दिख जाता है। F3 तक हम चेक कर सकते हैं कि मैटरनल इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे मेरे रिसर्च में मैंने देखा मैटरनल इफेक्ट का, आपको एग्जांपल दूं, सीसमम का जो सीड है, सीसमम का मतलब तिल का जो सीड है, उसमें क्या होता है कि ब्लैक कलर है, ठीक है, ब्लैक कलर का सीड होता है, ब्राउन कलर का सीड होता है इसमें, और इसमें वाइट कलर का सीड होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम जब ब्राउन और वाइट का कलर का जब हम क्रॉस करवा देते हैं, ब्राउन और वाइट का जब हम क्या करवा देते हैं, क्रॉस करवा देते हैं, तो मान के सामने हमने फीमेल किसको लिया था? ब्राउन को लिया था। मैं यहाँ पर ब्राउन और ब्लैक का क्रॉस के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। फीमेल क्या था आपका? ब्राउन था, और मेल क्या था? ब्लैक था। हमने दोनों को क्रॉस करवा दिया। अब पेरेंट 1 और पेरेंट 2 को जब हमने क्रॉस करवाया तो इसका F1 जो आया, उस F1 में क्या हो रहा था कि जो फीमेल का जो कैरेक्टर था, फीमेल में मान के चलो हमने ब्राउन को रखा है, तो ब्राउन का जो कैरेक्टर था वो क्या हो रहा था? वो F1 में दिखाई दे रहा था, ठीक है। तो ये मैटरनल इफेक्ट था, लेकिन इसको चेक करने के लिए जब आगे जनरेशन में गए तो ये F2 में भी दिखा रहा था और F3 में भी दिखा रहा था। तो इस तरीके से जो मैटरनल इफेक्ट है बार बार अपना कैरेक्टर शो करता है। अब वो उनकी जेनेटिक प्रॉपर्टीज होती है ऐसी कि वो अपना कैरेक्टर शो करवाती है, इसीलिए इस जो लेसन है इसका महत्व बढ़ा और इसके से क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, मैटरनल इफेक्ट को हमने समझ लिया है ना। और जो मैटरनल इफेक्ट का डिफरेंस है उसको हम क्लियर कट किस में देखते हैं? रेसिप्रोकल क्रॉस में देख सकते हैं। मतलब अभी जो मैंने बताया पेरेंट 1 पेरेंट 2 को क्रॉस करवा के जो F1 बना उसमें आपका मैटरनल इफेक्ट आया, इसी को हो सकता है हमने ब्राउन को फीमेल लिया था, अब हम ब्राउन को मेल मान लेते हैं, ब्लैक को फीमेल मान लेते हैं। तो ये क्रॉस क्या कहलाता है? ये क्रॉस रेसिप्रोकल क्रॉस कहलाता है। मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि रेसिप्रोकल क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, टॉप क्रॉस क्या होता है, सब बताया था मैंने मेंडल्स के लिए। आज एक बार और सुन लीजिए कि रेसिप्रोकल क्रॉस में जब हम रिवर्स करते हैं क्रॉस के जो पेरेंट्स होते हैं उनको, वो आपका क्या कहलाता है? आपका रेसिप्रोकल क्रॉस कहलाता है। रेसिप्रोकल क्रॉस करवाने से हमको क्लियर कट समझ में आ जाता है, जैसे कि अभी F1 का जो कलर था ब्राउन और ब्लैक को जब हमने क्रॉस करवाया तो F1 का कलर क्या आ रहा था? ब्राउन आ रहा था। क्यों ब्राउन आ रहा था भाई? क्योंकि ये क्या था? फीमेल कैरेक्टर था, ठीक है। फिर उसके बाद ब्लैक को हमने रिप्लेस कर दिया, मतलब रेसिप्रोकल क्रॉस करवा दिया, तो ब्राउन की जगह क्या आ रहा है? अब ब्लैक आ रहा है। तो क्लियर कट डिफरेंस आपको पता चल जाता है इससे, ओके। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसी में
ज़्यादातर एग्जाम्पल पूछा जाता है, तो ये एग्जाम्पल आपको आता है प्लास्टिड इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल। पहला तो है कॉइलिंग पैटर्न ऑफ स्नेल। ये कॉइलिंग पैटर्न ऑफ स्नेल को आपको कंप्लीट इसका मतलब थ्योरेटिकल पोर्शन है ये, इसको आपको देखना होगा कि होता क्या है। लेकिन बेसिकली जो कॉइलिंग पैटर्न ऑफ स्नेल है ये एग्जांपल है आपके साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के कह लो, या फिर आप प्लास्टिड इनहेरिटेंस के कह लो, या मैटरनल इफेक्ट के आप एग्जाम्पल कह सकते हो। इसमें मैटरनल इफेक्ट आता है तो दो तरीके के इसमें क्या होते हैं, आपके दो तरीके की इसमें स्नेल होते हैं जो समुद्र में पाया जाता है स्नेल। उसमें एक होता है राइट हैंडेड, यहाँ पर थोड़ा जगह कम है, दोस्तों कॉइलिंग पैटर्न ऑफ स्नेल को दो तरीके से बांटा गया है। दो तरीके के स्नेल पाए जाते हैं, एक होता है राइट हैंडेड कॉइलिंग और एक होता है लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग। राइट हैंडेड कॉइलिंग को हम सिंस्ट्रल भी कहते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राइट हैंडेड कॉइलिंग स्नेल को क्या कहते हैं, तो आंसर आपका सिंस्ट्रल। एंड उसके बाद दूसरा है डेक्स्ट्रल। तो डेक्स्ट्रल क्वेश्चन अगर आता है तो ये लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग पैटर्न को हम क्या कह देते हैं, डेक्स्ट्रल कह देते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या होते हैं। ये तो थ्योरेटिकल पोर्शन आप समझ चुके हैं, और अगर इसका और भी डिटेल से आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए, जेनेटिक्स के प्लांट जेनेटिक का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस पर सारे वीडियो अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं। अब हम सीईटी के हिसाब से आपको पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा शॉर्ट में हम लोग इसको ले जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। ये बेसिक अपने डेफिनेशंस वगैरह समझ लिए, टर्मिनोलॉजी वगैरह। अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं और बनाकर देखते हैं कि इनसे क्वेश्चन कैसे आता है। सो फ्रेंड, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या क्या होते हैं और क्या क्या क्वेश्चन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है कि द फर्स्ट केस ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस वाज रिपोर्टेड बाय। सबसे पहला केस जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का था उसको किसने दिया था, ये क्वेश्चन आता है। तो इसका आंसर है कोरेंस। कार्ल कोरेंस ने साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को सबसे पहली बार देखा था, ठीक है, इवनिंग प्राइमरोज में। और दूसरा क्वेश्चन आपका है द जीन विच गवर्निंग द साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस आर कॉल्ड। जो जीन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को गवर्न करता है, मतलब साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस लाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, उस जीन को क्या कहते हैं। उस जीन को या तो प्लाज्मा जीन कहते होंगे, या साइटोजिन कहते होंगे, या फिर साइटोप्लाज्मिक जीन कह देते होंगे, या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन कहते होंगे। अब यहाँ पर 5 में ऑप्शन देता हूँ आपको, ऑल ऑफ दिस। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप भी कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हो, और अगर आपको पहले से ही पता होगा, मैं इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। क्योंकि जो जीन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को गवर्न करता है वो सारा कहलाता है, इनका जो नाम लिखा हुआ है ये सभी कहलाते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ठीक है। पहला तो है प्लाज्मा जीन, साइटोजीन, साइटोप्लाज्मिक जीन और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन। ओके, अब नेक्स्ट अपन क्वेश्चन है अपना तीसरा, इन ड्रोसोफिला इनहेरिटेंस ऑफ सिग्मा पार्टिकल। किसमें, ड्रोसोफिला में जो सिग्मा पार्टिकल एग्जाम्पल दिया गया है सिग्मा पार्टिकल का, है ना, सिग्मा पार्टिकल इनहेरिटेंस का जो एग्जाम्पल दिया है वो एग्जाम्पल किसका एग्जाम्पल है, वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का है कि मैटरनल इफेक्ट का है, ठीक है। ऑप्शन तो आपको 4 ही मिलेगा, लेकिन मैंने 2 ही रखा है क्योंकि 2 में आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। आखिरी में नॉन ऑफ दिस दे देगा या ऑल ऑफ दिस दे देगा। ओके, तो इसका आंसर आपका आता है मैटरनल इफेक्ट, ठीक है। मैटरनल इफेक्ट का एग्जाम्पल है सिग्मा पार्टिकल इन ड्रोसोफिला। अब हम फोर्थ देखते हैं कि जो वाटर स्नेल होता है, वाटर स्नेल का जो कॉइलिंग पैटर्न है, अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया हूँ आपको, वाटर स्नेल का जो कॉइलिंग पैटर्न है इसको किसने रिपोर्टेड किया था, ठीक है। उसको मैंने वहाँ पर नहीं बताया, आपको यहाँ पर कवर कर दिया हूँ। स्टोर्टवेंट ने क्या किया था, ये कॉइलिंग पैटर्न ऑफ स्नेल का एग्जाम्पल उन्होंने दिया था, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ है साइटोप्लाज्मिक डीएनए इज अ। साइटोप्लाज्मिक जो डीएनए होता है, मैंने बताया तीनों जगह डीएनए होता है, साइटोप्लाज्मिक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और न्यूक्लियर में, ठीक है। तो ये साइटोप्लाज्मिक डीएनए वो कैसा होता है, इनका आकार कैसा होता है, इनका आकार या तो लीनियर होता है, या सर्कुलर होता है, या क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो आप बताएंगे इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पर कि साइटोप्लाज्मिक डीएनए किस तरीके का स्ट्रक्चर का होता है ना। तो
इसके बाद मैच द फॉलोइंग बच जाता है। तो जीआरएफ के क्वेश्चन में आपको मैच द फॉलोइंग भी आता है। तो मैच द फॉलोइंग को मैं आपको इसको रफ करके लिखवाता हूँ कि किस तरीके से मैच द फॉलोइंग सॉल्व करना है। सो फ्रेंड, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन भी आपको जीआरएफ में देखने को मिलता है। अब वो जो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन जो आते हैं सेट में आता है, 2-3 सेट में आ जाते हैं, तो वो अलग अलग टॉपिक से वो सेट उठा लेते हैं, ठीक है। इसलिए मैं हर टॉपिक में आपको मैच द फॉलोइंग भी आपको करवा देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। और अगर आपने इस तरीके से याद भी रखोगे तो आपको आसानी हो जाएगी बाद में आपको रिविजन करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लाज्मा जीन, न्यूक्लियर जीन। तो एक एक करके मैं आंसर आपको साइड में लिखवाता हूँ। प्लाज्मा जीन किसको कहते हैं? तो प्लाज्मा जीन जो है किससे रिलेटेड है, यहाँ पर इनमें से किससे रिलेटेड है प्लाज्मा जीन आपको बताना है। तो ये जो रिलेटेड है ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस से रिलेटेड है। इसका आंसर आपका फर्स्ट आएगा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। फिर दूसरा है न्यूक्लियर जीन किससे रिलेटेड है? तो न्यूक्लियर इनहेरिटेंस से आपका क्या है, न्यूक्लियर जीन रिलेटेड है, ठीक है। फिर आप देखते हैं पॉकीनेस। पॉकीनेस जो है ये न्यूरोस्पोरा पे होता है, तो इसका आंसर ये वाला तीसरा होगा, ठीक है। और जो पेटाइट होता है, पेटाइट यहाँ पर लिखा हूं मैं, वो पेटाइट ईस्ट में होता है, तो ये फोर्थ का आंसर हुआ। फिर आप देखते हैं, फिर उसके बाद कस्पारी एक साइंटिस्ट का नाम है। कस्पारी ने क्या स्टडी किया था? उन्होंने स्टडी किया था पिगमेंट इनहेरिटेंस के बारे में उन्होंने स्टडी किया था, ओके। उसके बाद आपका है कॉरेंस। तो कॉरेंस ने मिराबिल जलापा पर प्लास्टिड इनहेरिटेंस का स्टडी किया था, ठीक है। देन उसके बाद रैनर ने आपका प्लास्टिड इनहेरिटेंस की ही स्टडी की थी, लेकिन इन्होंने ओनोथेरा में की थी, ठीक है, जिसको इवनिंग प्राइम रोज भी कहते हैं। और मिराबिल जलापा जिसको 4 o'clock भी कहते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर किया, कुछ टर्मिनोलॉजी को समझाया, फिर हमने कुछ आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया, फिर हमने मैच द फॉलोइंग बताया। अब तीनों आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए नेक्स्ट। अपना मत आप कमेंट बॉक्स पर रख सकते हो और चैनल को सजेस्ट करें कि सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को भी। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। बेल आइकन को आल्सो क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट मिलता रहे। दोस्तों, इस वीडियो में पढ़ाए गए सारे लेक्चर PDF नोट्स आपको dhanukaagri.com में मिलेंगे। कॉम्पिटिटिव बुक हो गया, ICAR JRF CET के YouTube वीडियोस, आर्टिकल्स, एग्रीकल्चर नोट्स, PDF PPT, हैंडराइटिंग नोट्स एंड नोटिफिकेशन। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे हमारा लिंक है टेलीग्राम के लिए इंडियन एग्रीकल्चर स्टूडेंट ग्रुप, एंड फेसबुक ग्रुप में आपको ICAR JRF प्लांट साइंस इंडियन एग्रीकल्चर। इंस्टाग्राम पेज पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, धनुका एग्रीकल्चर के नाम से हमारा पेज है। पर